आज हम बात करेंगे कि महिला भरण पोषण के केस में अपना एफिडेविट देती है और इंटरिम लेने के लिए वो एफिडेविट देती है। जो जो परिवाद है उसके साथ में जो एफिडेविट लगाया गया और इंटरिम के लिए जो एफिडेविट लगाया गया, दोनों के तथ्य सेम होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंटरिम का आदेश कर दिया जाता है और हम इस चीज़ को डिनाई कर जाते हैं, हमारी पैरवी नहीं सही से होती है और सारे तथ्य वही रहते हैं। क्योंकि जब तक फाइनल डिस्पोजल होगा तब तक चीज़ें सही झूठी पकड़ में आएंगी, निकल के आएंगी, सामने आएंगी। लेकिन जब इंटरिम बन जाएगा तो इंटरिम में ही उस सारी चीज़ों को सच मान लिया जाता है। तो हमें झूठे एफिडेविट दाखिल करने वाली महिलाओं के खिलाफ में किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लीगल सलाह के लिए मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। ये अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर आप लोगों के बीच में हम अपनी जानकारियाँ साझा करते रहते हैं। और आप लोग अगर संपर्क करना चाहते हैं तो मैंने 400 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने रखे हुए हैं। आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की डेट में ये जो महिला कानून है, भरण पोषण, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, इनके मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। बाढ़ जैसी लग गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इनको बचाना है और ऐसी जानकारियाँ बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों तक छोटी छोटी बारीकी पहुँचे। तो हम बात कर रहे थे कि भरण पोषण के बारे में। भरण पोषण का जब कोई महिला परिवार दाखिल करती है तो उसके साथ में एक इंटरिम के लिए एक प्रार्थना पत्र दे देती है, एफिडेविट दे देती है। तो एफिडेविट में भी वही तथ्य रहते हैं जो परिवाद में रहते हैं। तो आप देखना कि एक परिवाद के साथ में एक सपोर्टिंग एफिडेविट लगता है जब केस फाइल होता है, और एक एफिडेविट होता है इंटरिम के लिए दिया जाता है। लेकिन उस इंटरिम का आदेश होने से पहले मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है, जो कंसर्न जज की जिम्मेदारी बन जाती है कि एक कॉपी अपोजिट पार्टी के वकील को सौंपी जाए, उस पर बहस की जाए, आपत्ति दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता और हम लोग इस बात को डिनाई कर जाते हैं कि नहीं, इसने ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। अगर आपका कोई इस तरीके से अगर कोई आदेश अगर पारित हो जाए तो आपको सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करने हैं और उस एफिडेविट की कॉपी उठा के आपको सीधा 340, 344, 345 सबसेक्शन 3 के तहत में उसी न्यायालय के अंदर आपको परिवाद दाखिल करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीआरपीसी 340 के साथ में आईपीसी 195 लगा देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि आईपीसी 195 जो है उन केसों में लगता है जहां पे कि आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसी सजा कराने के लिए किसी ने न्यायालय में झूठ बोला हो। लेकिन यहाँ पे फॉल्स एफिडेविट की बात आ जाती है, 191, 193, 199, 211, 209, इस तरीके के आप धारा का यूज कर सकते हैं। सॉरी, सीआरपीसी 195 में कुछ धाराओं का जिक्र किया गया है। उन्हीं धाराओं के अंदर आप 340 सीआरपीसी में आप लगा सकते हैं परिवाद उसी न्यायालय में, और इसमें अपोजिट पार्टी को नोटिस जाएगा और उस पर उसको आपत्ति देनी पड़ेगी, उसमें जवाब देना पड़ेगा। और हो सकता है कि महिलाएं जो झूठ बोलती हैं, जैसे कभी कभार क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के ये लोग सैलरी बोल देती है कि अगर हमें इतना बढ़ा के बोल दिया, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एफिडेविट ही हमारा साक्ष्य के रूप में, और एफिडेविट तब तक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता जब तक कि ओरली सुनकर मजिस्ट्रेट अपनी ऑर्डर शीट में मेंशन ना करे। इस बात को आप समझ लेना। अगर ऑर्डर शीट में अगर वो एफिडेविट के बारे में अगर मेंशन नहीं है, जो उसने कंटेंट एफिडेविट में दिए हैं, तो वो साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। और जब भी न्यायालय आदेश करता है तो उसमें लिखा जाता है, वो लिखते हैं कि हमने इसी तरीके से साक्ष्य एफिडेविट दिया गया, और एफिडेविट के ऊपर भी सारांश लिखा होता है, साक्ष्य एफिडेविट। तो इन सारी चीज़ों को पकड़ना है और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कोर्ट में अगर झूठा एफिडेविट दिया गया है, झूठे तथ्य दिए गए हैं और झूठ बोल के
न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई है, तो आप इसके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं, उसी न्यायालय में ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे क्या करना है। धन्यवाद।